पाकिस्तान स्टडीज़ के पहले लेक्चर में हम लोगों ने 1885 से लेकर फिर 1935 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। इस वीडियो में हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग 1947 से लेकर 1971 या 72 तक हम कुछ डेट्स, इवेंट्स, फैक्ट एंड फिगर्स, मार्शल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन और प्रोमलगेशन के डेट्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10 अगस्त 1947 को एक कानून साज असम्बली बनती है, यानी पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर से 4 दिन पहले, कि वो उसका काम, उसका मकसद क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइन बनाना। ठीक है, उसका सदर अब हल्फ लेता है और वो कौन होता है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो 10 अगस्त 1947 को पहली कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक है, 11 अगस्त 1947 को उसके सदर या उसके स्पीकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ओथ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पावर जो है वो ट्रांसफर होते हैं। किसको ट्रांसफर होते हैं? पाकिस्तान को। कौन ट्रांसफर करता है पावर को? ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, अच्छा, 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ओथ लेते हैं। किस डेट को? 15 अगस्त 1947 को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है 11 सितंबर 1948 को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है दूसरा गवर्नर जनरल तो आएगा। उसका नाम क्या होगा हमारे साथ? उसका नाम होगा सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गुलाम मोहम्मद। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, हम बार बार सुनते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या करारदाद मकासिद। किसने पेश किया, किस डेट को पेश किया, कौन था वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 12 मार्च या 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान मूव करते हैं। 7 को वो मूव करते हैं, 12 मार्च को एडॉप्ट होता है। ठीक है, दोनों डेट्स में फर्क समझ ले। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लियाकत अली खान साहब यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 7 मार्च को 1949 को असेंबली में मूव करते हैं। एडॉप्शन की जो डेट है वो क्या है? 12 मार्च 1949। इसी दिन एक कमेटी बनती है, इसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ठीक है, इसी दिन 12 मार्च को। अच्छा, ये क्यों बनाई गई बेसिक प्रिंसिपल कमेटी? इसका डेट भी वही है, ताकि पाकिस्तान के लिए एक ड्राफ्ट या एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोमलगेट किया जा सके। ठीक है, लियाकत अली खान साहब जो है वो उसको 1-2 साल बाद असैसिनेट यानी मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, किस डेट को लियाकत अली खान यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को असैसिनेट कर दिया जाता है? 16 अक्टूबर 1951 को। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने बोला जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल की डेथ हो जाती है तो कौन आ जाते हैं? गुलाम मोहम्मद सेकंड गवर्नर जनरल। अच्छा, जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हो जाती है या उसको शहीद कर दिए जाते हैं तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। उसका नाम क्या होगा? ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ठीक है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब जो है वो एक ड्राफ्ट देते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन होगा वो इन असूलों पे होगा या इस तरह होगा। वो एक टेम्पलेट या ड्राफ्ट दे देते हैं। ठीक है, उसको याद रखिए, उस ड्राफ्ट को कहा जाता है पेरिटी प्रोपोजल, ये वाला। सही है, तो एमसीक्यूज आपके पास अगर आया कि पेरिटी प्रोपोजल किसने दिया? ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने। ठीक है, ये उसकी स्टैटिस्टिक है। ठीक है, उसको समझना चाहते हैं समझ ले, नहीं समझना चाहते नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि हाउस ऑफ यूनिट जो है, अपर हाउस है, ईस्ट और वेस्ट विंग जो है, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों के लिए 60-60 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद हाउस ऑफ पीपल जो है यानी लोअर हाउस जो है, मशरकी पाकिस्तान के लिए भी 200 सीटें और मगरबी पाकिस्तान के लिए भी 200 सीटें। इसको कहते हैं पेरिटी प्रोपोजल। ठीक है, तो पेरिटी प्रोपोजल किसने दिया? ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन दोनों जो ईस्ट और वेस्ट विंग थे उनके कुछ ग्रीवेंसेस और रिजर्वेशंस थे, जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ। साहिब ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने, तो हमारे पास आ जाते हैं थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम क्या हुआ? मोहम्मद अली बोगरा।
ठीक है। मोहम्मद अली बोगरा साहब कहते हैं कि हम उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस तरह होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, बोगरा फार्मूला, ठीक है। बोगरा फार्मूला में उन्होंने अगेन अगर समझना चाहते हैं समझ लें, याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ ये याद रखें जो बोगरा फार्मूला था वो मोहम्मद अली बोगरा ने पेश किया। उसका फार्मूला ये था कि लोअर हाउस में ईस्ट पाकिस्तान के लिए 175 सीटें, हाँ जी, और लोअर हाउस में वेस्ट पाकिस्तान के लिए 135 सीटें, अपर हाउस में ईस्ट पाकिस्तान के लिए 10 सीटें और लोअर हाउस में ईस्ट पाकिस्तान के लिए 40 सीटें। तो ये हो गए 175 और 175, बैलेंस बराबर कर दिया उन्होंने। लेकिन इस बोगरा फार्मूला पर भी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के रिजर्वेशंस थे। रिजर्वेशन क्या थे, जियोग्राफी के हवाले से और पॉपुलेशन के हवाले से, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। सिर्फ इस वीडियो में आपने छोटी मोटी चीज़ें समझनी है, डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ आपने ये समझना है पेरिटी प्रोपोजल किसने प्रेजेंट किया, बोगरा फार्मूला जो है वो किसने प्रेजेंट किया। अच्छा, जब ये बोगरा फार्मूला जो है इसको प्रेजेंट किया गया, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल रेडी था कि उसको एडॉप्ट किया जाए। लेकिन मीनवाइल एक शख्स जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये गुलाम मोहम्मद, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो उस असेंबली को, कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कानूनसाज असेंबली को डिसॉल्व कर लेते हैं कुछ एलिगेशंस लगा के। तो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, बोगरा फार्मूला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे वो असेंबली को कब डिसॉल्व कर लेते हैं, 27 अक्टूबर 1954 को, ठीक है। उसके बाद मौलवी तमीज़ुद्दीन जो स्पीकर ऑफ द असेंबली होते हैं वो सिंध हाई कोर्ट में पहले पिटिशन लगा लेते हैं, वहाँ पर जीत जाते हैं। गुलाम मोहम्मद जो है वो फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले जाते हैं, जहाँ पर गुलाम मोहम्मद जो है वो अगेन जीत जाते हैं। अगेन इस टॉपिक को हम और ओपन नहीं करते, सिर्फ आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है कि गुलाम मोहम्मद साहब ने कानूनसाज असेंबली यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कब किया, 27 अक्टूबर 1954। फेडरल कोर्ट में अपील जीतने के बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर से सेकंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं, कब, 1955 में। ये देखिए, फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली 47 में बनी थी, सेकंड कंस्टिट्यूएंट असेंबली 55 में बन गई। अच्छा, चौधरी मोहम्मद अली साहब को एक टास्क दिया गया कि वो एक ड्राफ्ट या एक फार्मूला दे। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1955 दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान दोनों विंग्स को 1 यूनिट बनाकर प्रेजेंट किया गया या डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने हमेशा याद रखना है कि 1 यूनिट जो है उसको वो किस एक्ट के तहत बनाया गया, 1 यूनिट यानी ईस्ट और वेस्ट विंग को वो वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1955 के तहत बनाया गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो है पहला ड्राफ्ट जो है वो भी तैयार हो जाता है। पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाता है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान अपना पहला आइन जो है वो इन्फोर्स कर लेता है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो जाते हैं, चूंकि सदारती निज़ाम था उस आइन के तहत। हमारे साथ पहले इलेक्टेड सदर जो आ जाते हैं वो कौन होंगे, इस्कंदर मिर्जा साहब, ठीक है। कुछ अरसा रह के फिर इस्कंदर मिर्जा साहब जो है 7 अक्टूबर 1958 को वो क्या कर लेते हैं, मार्शल लॉ लगा लेते हैं। लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद अयूब खान साहब जो है वो उसके घर चले जाते हैं, या उसके साथ उनकी डेडलॉक आ जाती है, और अयूब खान साहब जो है वो 27 अक्टूबर 1958 को अपने आप को सदर पाकिस्तान और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अयूब खान साहब जो है वो एक कमीशन बनाते हैं, वही कमीशन के जरिए पाकिस्तान को दूसरा आइन दिया जाता है, ठीक है। उसको इन्फोर्स कब किया जाता, 8 जून 1962 को पाकिस्तान को दूसरा आइन दिया जाता है और नाफिजुल अमल कर दिया जाता है। उसके बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, इसमें फातिमा जिन्ना के साथ कॉन्टेस्ट कर दिया जाता है। फिर रिगिंग धांधली के एलिगेशंस लगाए जाते हैं अयूब खान पे। फिर एजिटेशंस, इश्तियाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अयूब खान साहब क्या करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, सेकेंड मार्शल लॉ इम्पोज कर लेते हैं। 25 मार्च 1969 को सेकेंड मार्शल लॉ लगा लेते हैं। पावर को ट्रांसफर कर लेते हैं, किसको, आगा मोहम्मद याह्या खान को,
اور خود ریزائن کر لیتے ہیں. آغا محمد یحییٰ خان جو ہے وہ LFO ایک پریزیڈنشل آرڈر جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور الیکشن کنڈکٹ کرا لیتے ہیں اسی LFO کے تحت. اس الیکشن کے تحت اس الیکشن کے جو ریزلٹ آ جاتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس ایسٹ ونگ میں اس ویسٹ ونگ میں ہمارے پاس جو ہے وہ میجورٹی ووٹ جو جیت جاتے ہیں وہ یا سیٹیں جیت جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو. اور ایسٹ ونگ میں مشرقی پاکستان میں جو میجورٹی ووٹ جیت جاتے ہیں یا سیٹیں جیت جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان صاحب. تو اس پر پھر دونوں کے ٹسلز دونوں کے کنفلکٹ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کون اب پرائم منسٹر بنے گا. نہ اس نے یہاں پر ایک سیٹ جیتی ہے, نہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں پر کوئی ایک سیٹ جیتی ہے. اس پر شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو پرائم منسٹر ڈکلیئر کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے 6 نکات جس کو کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان 6 پوائنٹس, اگر یہ آپ مان لیتے ہیں. لیکن بھٹو صاحب جو ہے وہ 6 پوائنٹس نہیں مانتے. وہ 6 پوائنٹ کیا ہے وہ اس کی الگ ڈیٹیلز ہیں, ٹھیک ہے. اس پر جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پر نان کوپریشن موومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ الگ ریاست کا مطالبہ کر لیتے ہیں. مین وائل انڈین انٹرونشن ہو جاتی ہے یہاں پہ, اور 12 سپٹمبر 1971 کو ایسٹ ونگ جو ہے وہ ہم لوگوں سے الگ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پھر بھٹو پرائم منسٹر بن گیا, کس ڈیٹ کو ہمارے پاس تیسرا آئین آیا, کب نافذ العمل ہوا, پھر الیکشن, پھر وغیرہ وغیرہ. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹ فیکٹ اینڈ فگر ہے. اس میں آپ کے پاس مارشل لاز اور اس میں آپ کے ساتھ جو کنسٹیٹیوشن کے